नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में खास तौर से जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं और हमें एक मार्गदर्शन भी देते हैं अपने जीवन में। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक खास विषय उत्तराखंड की वेशभूषा और इसके साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति, जिसमें वेशभूषा, लोक संगीत, खान पान, ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। इन तमाम तरह की बातों पर आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए आपका उनसे परिचय हम कराते हैं। हमारे साथ में भारती पांडे, जो कि लोक संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कार्य कर रही हैं। मैम, आपका स्वागत है। हमारी दूसरी मेहमान हेमलता बहन, जो कि काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने संवारने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं हेमलता बहन आपसे मैम शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि आज का हमारा विषय उत्तराखंड की वेशभूषा से संबंधित है और इसी पर आधारित है, इसकी संस्कृति पर आधारित है। आपने बहुत ही सुंदर वेशभूषा पहनी है, बड़ी सजी लग रही हैं आप, बड़े सुंदर आपने आकर्षक परिधान पहने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी से करें। तो इस वेशभूषा का, इन परिधानों का आप हमें परिचय दें, जिसके माध्यम से हमारे दर्शक इसके बारे में जान और समझ सकें। धन्यवाद विश्वबंधु। मैं अगर बताऊं आपको, तो अगर मैं अपने परिधान से शुरू करती हूँ। मेरे सिर में साफा है। ये जो मौसम अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम है मिला जुला, पहाड़ों में भी बहुत ठंड नहीं है, बर्फ़ गिरती है तो उसी दौरान होता है। तो आजकल हम लोग यही ज़्यादा पहनते हैं, शॉल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, जबकि पहले गर्म शॉल ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये इस वक्त मैंने कुर्ती पहनी हुई है, कुर्ता है हमारा, जो आंगड़ी भी पहनते हैं हम लोग, लेकिन वो मोटी होती है, ऊन की होती है, तो वो जाड़ों के लिए अच्छी होती है। सो इसको पहना है मैंने, कुर्ते को। इसके बाहर से फतोई है, और ये फतोई भी हमारी, ये ऊन की है, तो ये ऊन की होती है, फतोई होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि पागड़ा है। पागड़ा की जब हम बात कर रहे हैं तो कई जगह अलग अलग है। जब हम पुरानी बात करते हैं तो ऊन का बनता था, ऊन की बटी जाती थी, वो उसमें घर में जो हमारा खड्डी लगती है उसमें बुना जाता था, और ऊन का ही पागड़ा होता था वो हमारा। अभी थोड़ा बदलाव हुआ तो अब कॉटन का आने लगा है। उत्तरकाशी का देखेंगे तो वो ऊन का और लाल रंग का होता है। हमारे यहाँ ये सफ़ेद ही चलता है। ये लावा है मेरा, इसको कामला, लावा, ये पाखुला, ये किसी नाम से भी आप पूरे उत्तराखंड में बोला जाता है। तो ये हमारे परिधान हैं। रही मेरे जेवर की बात, तो अगर शुरू से बात करूं, जो मैंने नहीं पहना है वो शीश फूल है। मैंने मांग टीका पहना है। शीश फूल बड़ा सुंदर होता है, चांदी में भी होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी इसमें कि जितने भी ये ऑर्नामेंट्स, जितने भी जेवरात हैं हमारे, तो ये चांदी में भी होते थे और सोने में भी। जिसकी जितनी संपन्नता, उतना ज़्यादा वो उसको उस तरह से तैयार करता था। और उस शीश फूल के बाद हम आ जाते हैं मांग टीके पे आ गए। फिर हम कानों में आते हैं तो हमारी मछली कह सकते हैं, झुमकी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको मछली कहते हैं जी। चमोली क्षेत्र में इसको मछली कहते हैं। और जब हम जौनसार की बात करें तो तुंगल कहते हैं। उनके बहुत बड़े से सोने में ही होते हैं, तो तुंगल हो जाते हैं वो। और इसके अलावा फिर हम नाक में आए तो पहले तो थोड़ी होती थी बहुत बड़ी, जिसके अंदर नथ भी आ जाती थी। तो अब धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो रही है। फिर छोटी सी फुल्ली आ गई, फिर अब ये आ गया, नथ आ गई उसके अंदर। ये नथ हमारी टिहरी की है जी। चमोली का डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। अगर दीदी का देखेंगे तो डिज़ाइनिंग अलग अलग है, कुमाऊँ गढ़वाल का। जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे भारती मैम से। मैम, आप बताएं, आप अपनी वेशभूषा के बारे में बताएं, परिधान के बारे में बताएं, क्योंकि आपने बहुत आकर्षक वेशभूषा पहनी हुई है, आप दोनों ने ही। तो इसमें क्या अंतर है इनकी वेशभूषा में और आपकी किस तरह की है, ये हम जानना चाहेंगे। अभी जैसे इसने बताया कि हमारे लगभग हमारे यहाँ कपड़े जो हैं, परिधान लगभग एक से ही हैं जी। इंटीरियर में गर्म कपड़े हो जाते हैं, जैसे इन्होंने पहना हुआ है वो कंबल के बने हुए होते हैं। और नीचे इसमें धोती होगी, सूती धोती तो सभी जगह है, घाघरा पिछौड़ा है, और ये पिछौड़ा जैसे आप ये देख रहे हैं जी। और इसके अलावा साड़ी है, सलवार है, सलवार को सुआर बोलते हैं हमारे यहाँ।
और पागड़े, जैसे इन्होंने कमर में बांधा हुआ है, इसको हमारे यहाँ पागड़ा बोलते हैं जी। और ये कमर के बांधने का वो होता है, क्योंकि पहाड़ों में लोग जब चढ़ाई में चढ़ते थे तो कमर बांध के अगर चढ़े तो उनको थोड़ा सजीलापन लगता था। इसी तरह से मिर्जई एक है, मिर्जई पहनते थे पहले लोग, जो घुटने तक लंबी होती थी, ऊन की होती थी, उसको ओवरकोट भी कह सकते हैं एक किस्म से। और उसको मतलब उसको हाथ से सिला, बखिया करके सिला जाता था उसको, वो मतलब टेलर नहीं सिलेगा उसको, मतलब सिलता टेलर ही होगा, लेकिन बखिया उसमें होती थी। और उसको बटनों की जगह में उसमें तड़ियाँ होती थी, मतलब वो क्या कहते हैं, तड़ियाँ ही, तो नाड़े जैसा मतलब तड़ियाँ होती थी, तो उससे उसको बांधा जाता है, बटन नहीं होते थे उसमें। और इसी तरह से पैजामा कुर्ता हो गया, टोपी हो गई जी, और भोटू हो गया। मैम, क्या ये जो आपने परिधान वेशभूषा पहनी हुई है, यह समस्त उत्तराखंड में या किसी सीमित क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में इसे पहना जाता है? नहीं, कुमाऊं गढ़वाल में बराबर ही है, नाम का कहीं फर्क हो सकता है, जैसे हम फतुही बोलते हैं तो कोई उसको कुछ और बोलता होगा, लेकिन उसकी गढ़त वैसी है, बनावट वैसी, जैसे आपने ही पहन रखा है इस टाइप से, तो पुरुषों की वेशभूषा में आ जाएगा जी। हाँ, पुरुषों की वेशभूषा भी मैम चाहेंगे कि हेमलता जी आप बताएं, पुरुषों के बारे में, पुरुषों की क्या वेशभूषा रहती है? पुरुषों की वेशभूषा में आप देखेंगे कि उनके कुर्ता पजामा होता है, मिर्जई अभी दीदी ने बताया जी। ये जौनसार की तरफ आप जाएंगे, दोनों पहनते हैं कोट, पुरुष भी और स्त्री भी, और वाइट कलर अक्सर होता है वो, और वो अपने यहाँ की भेड़ पाली जाती हैं तो इसलिए वो हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत विशेष चीज़ होती है, चमोली, रुद्रप्रयाग, अगर उस क्षेत्र में जाएं, दुशांत में दोखा होता है एक, जिसको कितना भी पानी गिर जाए उसके अंदर पानी नहीं जाता, इतना अच्छा, उसको पुरुष वर्ग में ज़्यादा पहना जाता है। सिर में टोपी होती है, टोपी आजकल बहुत प्रचलन में चल रही है, पहाड़ की टोपी, हम पहाड़ी कहेंगे, थोड़ी सी विशेषताओं में, भिन्नताओं में आ जाता है, लेकिन अमूमन पहाड़ी चीज़ें काफ़ी एक दूसरे से मिलती हैं जी। अभी फतोई की बात करी तो पुरुषों की फतोई थोड़ा लंबी होती है, हम लोगों की छोटी होती है, उसी तरह से दीदी ने भी अभी बताया, तो ये चीज़ें हैं। और नीचे सुलार है, उन्या सुलार होते थे पहले, सुल्तराज जैसे मैं बोल रही हूँ, वो होता था, हाथ में रुमाल होता था पुरुषों के अक्सर, कान में एक छोटी सी बाली, आज भी किसी बच्चे के कुछ कारण से लोग लगवाते हैं, सोने की छोटी सी बाली, मुरखली कहते हैं उसे, पुरुष वर्ग में मुरखली भी पहनी जाती थी। तो ये इस तरीके की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। और मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं उसको पूरा ले आऊं। बिल्कुल। नथ के बाद हम चल रहे थे गले में, तो हांसुली होती है, ये हांसुली हमारी नहीं पहनी हुई है इस वक्त, पर अमूमन हांसुली पहनी जाती थी। ये गुलोबंद है और ये चंद्रहार है, ये 7 लड़ियों का भी होता है, 5 लड़ियों का भी होता है, 9 लड़ियों का भी, जितनी संपन्नता उतना अच्छे तरीके से वेशभूषा। और उसके बाद आप देखेंगे कि मूंगे की माला जी, कितनी मतलब कितना साइंटिफिक चीज़ था हमारे पूर्वजों में। मूंगे की माला आप हर जगह देखेंगे, आप लोकल नथ जब देखेंगे ना कहीं भी, उस पर एक मूंगा लगा हुआ होता है, कई बार उस पर मूंगा मिलेगा। मूंगे का प्रभाव कहते हैं शरीर के लिए बहुत अच्छा माना गया है, तो उस रूप में भी अच्छा था। मूंगे की माला पे एक कुमाऊनी गीत में जी बिल्कुल जी 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 जी, ये बहुत प्रसिद्ध गीत है जी, और काफ़ी पुराना भी है। स्वर्ग तारा जुनली राता को सुन लो, ओए होए को सुन लो, तेरी मेरी बाता स्वर्ग तारा, तेरे गले मूंगे की माला, मेरे गले जंजीरा, तेरे गले मूंगे की माला, मेरे गले जंजीरा, तेरी मेरी भेंट होली देवी को मंदिरा, स्वर्ग तारा जुनली राता स्वर्ग तारा। जी मैम, बहुत ही सुंदर, और यही तो हमारी संस्कृति है। और संस्कृति की अभिव्यंजना जो है वो वेशभूषा से, गायन से, लोकगीतों से, खान पान से, इन सभी चीज़ों से बहुत सुंदर आपने सभी कहा। शरीर के जितने भी आभूषण हैं उसमें सबका जिक्र है, उसके साथ तुकबंदी के साथ फिर ये गाना आगे को चलता जी। मैम, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि कार्यक्रम जीवन शैली है, और इसमें जीवन शैली क्या है, लाइफ स्टाइल, यही तो चीज़ें हैं कि संस्कृति को लेकर के, खान पान को लेकर के, वेशभूषा को लेकर के, जो चीज़ें हम आम तौर पर आम जनजीवन जो हमारा रहता है उसमें हम करते हैं। तो मैं भारती मैम से जानना चाहूँगा कि जो हमारी जीवन शैली, पहाड़ की संस्कृति जो है, जिसमें ये वेशभूषा इसका अभिन्न अंग है, तो ये चीज़ें किस तरह से हम अपनी जीवन शैली में शामिल करें ताकि इनका संरक्षण होता रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो लोग हैं, हम लोग हैं, वो इसके बारे में अधिक
रूप से अधिक ढंग से, सही ढंग से जान सकें। इसमें अभी कुछ हमारे आभूषण रह गए थे, जैसे टाका, साफा जिसे बोलते हैं जी। तो साफा भी हमारे यहाँ पहले पुरुष लोग पहना करते थे जी। और क्या कहते हैं, टोपी तो मैंने बता दिया था। और बच्चों के लिए झागुला जी, झागुला फ्रॉक टाइप ही होता है वो, झागुला। और एक मुझे लगता है बहुत छोटी अवस्था में बच्चों के लिए बनाया जाता है। और संथरात हो गया, सलवार हो गया, ये तो सब वो कॉमन है। तो हमारे एक रुमाल भी हमारे यहाँ सिर में बांधा जाता है। अब तो खैर जाड़ों में या कभी वैसे स्कार्फ रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो रस्म रीत नहीं रह गई पहनने की परंपरा। तो इसी में क्योंकि रुमाल का जिक्र आ रहा, तो मैं गोपाल बाबू गोसाई जी की एक पंक्ति, हाय तेरी रुमाला जी, बिल्कुल, गुलाबी मुखड़ी, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली साजी रे नक की नतुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली साजी रे नक की नतुली, हाय तेरी रुमाला, नौपट की घाघरिया मखिया आंगड़ी, चमचम चमकर ख्वार की बिंदुली, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली साजी रे नक की नथुली, तेरे हाथ की चूड़ी नक की बेसरा, के तेरे हाथ चूड़ी नक की बेसरा, हिटची घसेल पतई कमरा, हाय तेरी रुमाला गला गुलो बंद नाक की नथुली, कर तू चमचम चमके रे नाक की बिंदुली, हाय मेरा स्वर तो है नहीं मेरे पास, लेकिन बहुत ही सुंदर मैम, तो बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। मैम यहाँ पर जैसे कि मैम ने भी इन लोकगीतों के माध्यम से अभी इतना सुंदर हमें लोकगीत सुनाया है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इन गीतों के बोल जो हैं इसमें वेशभूषा का जिक्र है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, सच बात यह है कि स्त्री प्रकृति सौंदर्य का बोध करने के लिए शब्दों का सृजन होता है और शब्दों से गीत बन जाते हैं और उन गीतों से फिर हमारे हृदयों पर प्रभाव पड़ता है। अमूमन स्त्रियों को लेके ही सारे सौंदर्य की बातें होती हैं, उसके चेहरे, उसके जेवर, उसके वेशभूषा को लेके। चूँकि पहाड़ की स्त्री पहाड़ अपने काम में, श्रम में ज़्यादा रही है, तो जहाँ भी अगर आप बात करेंगे, दोनों कहीं जीजा साली का प्रसंग आ रहा है, कहीं पति पत्नी का बहुत कम है ऐसा प्रसंग जिसमें वो एक दूसरे की ऐसी प्रशंसा हो रही हो, तो वहाँ पर वो एक दूसरे की प्रशंसा, मैं समझती हूँ। जीतू बगडवाल का नाम आपने भी सुना होगा, एक गाथा, हमारे गाथाओं में भी ये चीज़ें आती हैं। तो जीतू बगडवाल की जो साली थी, तो वो कहती हैं, एक 2 लाइन का मैं उसमें बोलूँगी। बिल्कुल। वो उसको रिझा के पसंद करती हैं, तो इसलिए उसको कहती हैं कि मनु लेगे बिना मनु लेगे, धावुल्या बांसुरी पर मनु लेगे, नौ सूर्या बांसुरी पर मनु लेगी। मन लग गया है जिसमें 9 सुर निकलते हैं तुम्हारी बांसुरी। तो मैं जब पुरुषों के बारे में ढूंढ रही थी तो मुझे यही मिल रहा था। ऐसी ही गाथाओं में माधो सिंह भंडारी जी के बारे में उसी प्रकार से जीतू बगडवाल भी कहते हैं, मनु लेगे स्याली मनु लेगे, ती गोरी मुखड़ी पर झलक दिन थुली पर मनु लेगे। जी, आपका प्रश्न था कि किस तरह से संरक्षण हो जी हमारे जो वेशभूषा है, इसका आपने प्रश्न किया था। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। मैम, इस पर आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपने अपने हाथों में बहुत सुंदर ये चीज़ें पहनी हुई हैं, तो ये क्या है, किस तरह की हमारे अंदर लालसा है, हमारे दर्शकों के अंदर भी होगी, तो इसे हमें ज़रूर बताएं। सच कह रही हूँ, ये बहुत मुश्किल से अब शेष रही हैं, लोग चीज़ों को ख़त्म कर दे रहे हैं। बिल्कुल। उनको लगता है कि ये किसी काम की नहीं रहे, इसीलिए हमने संरक्षण की बात भी की। जी। तो गांव में जाके हम लोग जिनसे मिलता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लोगों के सामने लाए जो ओरिजिनल है। आप देखेंगे ये चूड़ी है,
एक पिक्चर में भी इस चूड़ी का जिक्र हुआ था कि आप एक यूं खींचेंगे तो एकदम गिर जाती है नीचे, वैसे आप कोशिश करिए ये खुलेगी नहीं। चूड़ी ही कहते हैं इसको, ये चांदी की चूड़ियाँ हुआ करती थी। इतना कठिन श्रम है, घास लकड़ी काटना है, तो इतनी मुलायम चीज़ तो नहीं होती थी उस समय, कांच की नहीं होती थी, यही इसी प्रकार की चूड़ियाँ हुआ करती थी। चंद्रहार मैंने आपको बताया ही था कि वो हम लोगों का होता है, तो ये टूटने टाटने का डर भी नहीं होता है, हांसली का भी डर नहीं होता है। उसी प्रकार से झिमरी है हमारी कि हम पैरों में पहनते हैं इसको, ये भी इतनी अच्छी इसकी गड़ावट है, आप इनकी गड़ावट देखिए, ये हाथ के काम है सारे गांव के सुनार के। सो ये चीज़ें अब बहुत मुश्किल है, इनको हमारा फर्ज बनता है, जो हम खुद को पहाड़ के कहते हैं या हम किसी भी जिले के या जनपद के कहते हैं, हम उसको लोगों के सामने लाएं और उसी तरह के लोग बना सकते हैं। आज भी संरक्षण तो तभी होगा जब हमारी इच्छा शक्ति होगी, ये सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करता है। और एक बात और है, क्या खास तरह के किन्हीं विशेष अवसरों में इस वेशभूषा को पहना जाता है, लोक संगीत में या जब भी हमारे लोकगीत गाए जाते हैं तब? नहीं, हमारे यहाँ तो अनुष्ठानों में जो है महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करके ही रहती हैं जी। और इसमें पिछौड़ा, मैं पिछौड़े के बारे में भी आपको बताती हूँ। ये पिछौड़ा हमारे यहाँ बनता है, इसमें जो है कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का इसमें वो पकड़ना जरा जी, ये जो इसका स्वस्तिक जो बीच में बना हुआ है, ये स्वस्तिक जो इसका बना हुआ है, इसमें कहते हैं पूरे ब्रह्मांड की आभा इसमें आती है जी। वो इसलिए भी कि पूरी प्रकृति में जितने भी हैं, इसमें बेले हैं, बूटे हैं, सरीसृप हैं, तरंगे हैं, बहुत सारी, कम से कम 19 या 21, कहीं कहीं 24 का भी पहले होता था कि उसमें वो रखे जाते थे। इसके बीच में बड़ा सा स्वास्तिक, सूर्य, चंद्रमा और शंख, घंट, ये तो खैर रखे जाते हैं, ये तो अभी भी रखते हैं, लेकिन अब वो जो पहले इसमें प्रतीक रखे जाते थे अब वो लगभग नहीं के बराबर हैं जी। फूल है इसमें, जैसे इसके किनारे पे इसकी जो किनारी, ये किनारियाँ आती हैं आजकल, तो ये जैसे हिमाचल बेल हो गया, इसमें सिंघालिका बेल हो गया, इसमें दूर्वा बेल हो गया, तो ये सब जो है समृद्धि के और एक प्रेरक जो बेलें हैं इसमें लगाई जाती थी, और कमल दल से इसको घेर दिया जाता था। आजकल मैं इसमें देख रही कि कमल का वो नहीं है इसमें इस्तेमाल, तो इसके और इसको ओढ़ करके इसमें जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इसमें, ये बिंदु भी जिसने भी इसकी संरचना की होगी ना, तो उसके लिए तो मैं उसको नमन करती हूँ कि इसने कितना सोच के इसको महिलाओं के लिए बनाया कि ये एक ये जो बिंदु है, बिंदु जो है कहते हैं कि बिंदु से ही प्रकृति शुरू है, बिंदु में ही विलय है। इसलिए इसमें आपने देख रहे हैं प्रकृति के सारे इसमें अवयव इसमें अंकित किए जाते हैं। तो बिंदु जो है मातृत्व का बोध कराती है जी। बिंदु जो है हमारे आज्ञा चक्र में जो है, अगर कोई कहे तो उसका सीधा कनेक्शन जो है मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क जो है पूरे उसका स्नायु तंत्र का संचालक है। तो बहुत ही इसमें इस बिंदु के, अगर इसके बारे में अगर हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी आज की पीढ़ी भी जान ले, जो लोग नहीं जानते उनको भी अगर जानकारी मिल जाए, तो इसको ओढ़ने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो उसको मतलब महिला को एक आत्मचेतना, उसको संबल प्रदान करेगा। और जो आजकल क्या है कि लोग बाग पहनते तो हैं इसको फैशन के उसमें पहन लेते हैं आगे से चुन्नटे, लेकिन इसका जो ये वाला भाग है ना, वो अब यहाँ मैं खड़े होकर अभी नहीं दिखा सकती, तो उसमें पीछे पीठ के बीचों बीच आना चाहिए, जिससे ये लगे कि पूरे ब्रह्मांड उसकी सुरक्षा के लिए उसके पार्श्व में है। ये इसका उद्देश्य रहा होगा जिसने भी इसको बनाया होगा। और इन परिधानों से, इन वेशभूषाओं से कहीं ना कहीं हर चीज़ के माध्यम से, इन बातों से ये संदेश भी मिलता है और अलग अलग बातें निकलती और इसमें आती हैं। और इसको बनाते समय भी जब इसको बनाया जाता है तो इसके साथ में इसके गीत भी महिलाएं गाती हैं, और उसमें भी हमारे मतलब सारे उसका वर्णन होता है कि इसमें क्या क्या आभूषण है, कैसे कैसे इसकी वो है। तो इसमें मैं 2-4 लाइनें आपको बताना चाहूँगी। आज मेरे अंगना में रंग बरसत है, आज में, ये महिलाएं बनाती जाती थी और इसको मतलब बूटे रखती जाएंगी और गाती जाती थी जी। और इसको एक बार और मैं आपको पहले बता दूं, इसमें इसको जब बनाते थे तो उसमें इसका एक कपड़ा होता था मलमल का या चिकन कढ़ाई का, बाद में आया फिर, तो ये महिलाएं घर में इसको रंगती थी और घर में इसके लिए रंग बनाती थी। तो जो उसकी जड़ होती है, ये क्या कहते हैं उसको जी, तो उसकी जड़ में किरमल क्या बोलते हैं हम, आप लोग बिल्कुल इस बारे में हम बातचीत आगे इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे। किलमोड़ा की जड़ की पीला रंग बनता था, और ये हल्दी और उसका नींबू के उससे
लाल रंग बनता था, उसकी बूटियाँ रखी जाती थी। तो उसका ये करके, और इसमें क्या था कि जब दूसरे किसी कामकाज में अगर आपका ये फीका पड़ गया तो उसको धो करके दोबारा उसको बनाया जाता था। आजकल क्या है, प्रिंटिंग का चल गया है, और प्रिंटिंग में इसकी मतलब ये है कि रंग उसमें नहीं लगता है। तो इसमें जो गीत होता था मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है, गुलाल उड़ते हैं। आज मेरे अंगना में रंग बरसत है, हाथ तेरे सोने का कंगना, हाथ तेरे सोने की पोंची, सोने की पोंची में हीरा लगत है, हीरा लगत है, भंवर लुभत है। आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, शीश तेरे ककड़े जीव चीरा। ककड़े जीव चीरा, जो ककड़ी की जब पहली फसल तोड़ी जाती है तो उसके बीचों बीच से एक बीज निकाला जाता है, तो बीज इतना चमकदार होता है, उसको सिर में लगाते हैं, तो उसकी उपमा इसमें दी गई है। तो इस तरह से बनाते जाते हैं और इसका वर्णन करते जाते हैं। बहुत सुंदर। तो ये बिल्कुल वेशभूषा के साथ में एक कार्यक्रम संगीत में भी हो चला है। मैम, वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि सामान्य तौर पे जो पहाड़ की महिलाएं हैं इस तरह की वेशभूषा कम देखने को मिल रही हैं, और आज के समय में तो खैर बहुत ज़्यादा जागरूकता के कारण लोग इनके प्रति, इनका रुझान जो है, झुकाव जो है वो अब हो रहा है, और आगे चल कर के भी मुझे लगता है बहुत अच्छी बातें निकल के सामने आएंगी। तो आप क्या देखती हैं, किस दृष्टि में इस चीज़ को लेती हैं कि जो महिलाएं हैं या जो कामकाजी लोग हैं वो इनसे दूर होते हुए चले आ रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे जो वेशभूषा है ये किसी ऐसा नहीं किसी खास को करना है जी, सहज भाव से। अभी आपने बताया कि आप पिछौड़ा हर वक्त कोई भी शगुन का कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, पहनते हैं। हम लोगों के अंदर वो चीज़ें बराबर आनी चाहिए। कार्यक्रमों में हम अपने जो भी घर के कार्यक्रम होते हैं, संस्कार होते हैं, उस समय पहनते हैं। इनके संदर्भ अलग अलग हैं। अगर कोई मेले में जा रहा है जी, तो मेले में किस तरह से सज धज कर जाता है वो एक अलग अंदाज। क्या इन पोशाक का, इन वेशभूषाओं को कोई विशेष नाम भी है, ये भी जानना चाहिए। विशेष नाम तो अपना, अगर हम जैसे कहते हैं, अगर हम पहाड़ की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका जो मुख्य तौर से आ जाएगा जौनसारी आ जाएगा, चमोली गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की ये चीज़ें आ जाएंगी, काफ़ी मिलती जुलती हैं, और कुमाऊं आ जाएगा मोटे तौर से अगर आप देखें। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जेवर एक दूसरे से मिलते हैं, मेल खाते हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कि किस तरीके से हम सामने रख रहे हैं चीज़ों को, हम नकली चीज़ों को रख रहे हैं लोगों के सामने, तो ये बहुत कष्टकारी है। आप अच्छी चीज़ों को प्रस्तुत करें, जो ओरिजिनल है उसको प्रस्तुत करें, और एक बार वो लोगों के सामने आता है। आप देखिए टिहरी की नथ दुनिया के लोग बना रहे हैं, एक और नथ का अभी नया प्रचलन चला। इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं। सो बहुत कहने का अर्थ यही है कि लोग इन चीज़ों को जाने, जागरूक हों और आगे भी अपनी संस्कृति को बनाएं। और इस पर हमने एक छोटा सा गीत बनाया था गैरसैंण राजधानी की मांग को लेकर। हमारा सपना था गैरसैंण को, तो उस 2 लाइन को मैं हटा रही हूँ। पहले मैं ये बता रही हूँ, सजी धजी आनी छवा मुंडी हिल कैक, बेटी बारी गाँव की दगड़ दगड़ माँ, हाय दगड़ दगड़ माँ, चूड़ी को छमड़ाटतों को, झिंवरी झमड़ाटतों को, हाय हाय हाय, चूड़ी को छमड़ाटतों को, झिंवरी झमड़ाटतों को, आँखों तैं मटकानी मेरा गैर सैना, राजधानी गैर सैना। जी, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुरीले ढंग से और अच्छे ढंग से आपने बताया। मैम, कुमाऊं और गढ़वाल की जो वेशभूषा है, क्या इनमें कोई समानता है या अंतर है? इस पर आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से तो समानता ज़्यादा है जी। असमानता की दृष्टि से देखा है तो ऐसे तो कोई खास नज़र नहीं आता। हाँ, एक थोड़ा ये है कि पिछौड़ा थोड़ा विशेषता है, विशेषता है। और इस तरह से कुछ गहने भी हैं हमारे यहाँ, जैसे अठन्नी चवन्नी हो गया, इमरती तार हो गया, और उतरौल हो गया। उतरौल वही जो मुर्कियाँ आप कहते हैं, वो उतरौल हो गया। और इस तरह से ऐन अंगूठी, ये मैं विशेष तौर पे आज लेकर के आई हूँ। बिल्कुल। ये पहले क्योंकि मुगलों का राज्य रहा, उससे पहले और राज्य रहे, तो उसमें मतलब महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ये ऐन अंगूठी ईजाद की होगी। क्योंकि इसमें एक तो ये श्रृंगार का है कि अपने खेतों में गई तो जल्दबाजी में निकली तो ये देख सकती हैं। इसमें ये छोटा सा शीशा लगा हुआ है। और इसमें ये तो खैर मैंने थोड़ा वैसे बनाई, डिब्बिया टाइप भी बनती है,
तो उसमें महिलाएं क्या करती थी, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा खाने का, जैसे कहते हैं नौसादर या कुछ जो भी ऐसी चीज़ें रख लेती थी कि कभी कोई हमलावर पे हमला हो गया तो वो अपने को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उसका पान कर सकती थी। तो ये इसलिए ऐन अंगूठी है। और इस ऐन अंगूठी का भी गीतों में जिक्र है। मैं आपको, इन्होंने हीरा सिंह राणा जी का गीत है हाय तेरी रूमाला, उसमें है, इसमें मैं वही लाइन आपको सुनाऊंगी। हाय तेरा मिजाज रंगीली, हाय हाय रे मिजाजा, हाय हाय रे मिजाजा, रंगीली रंगीली बिंदी घाघरी काई, धोती लाल की नरवाई, हाय हाय रे मिजाजा, हो रे मिजाजा। मैं इस लाइन पे आ रही हूँ जी। एक हाथ दातुली छो, एक हाथ ऐना, एक हाथ ऐना, नौ पाटी घगरी, पेरी रेशमी चैना, पेरी रेशमी चैना, पैर चरियो पैर चूड़ी, पैर ढका माजा, रंग परो पराणी, मी हराणो रोजा, हाय हाय रे मिजाजा, हाय हाय रे मिजाजा। हमें धुन तो पूरी आती है। बिल्कुल, जैसे कि हमने शुरुआत से ही हमने कहा है कि वेशभूषा का इन गीतों में हमेशा जिक्र हुआ है और इन आकर्षक वेशभूषाओं को पहनकर लोक संगीत के कार्यक्रमों को किया करते थे और आज भी ये चलन चल रहा है। मैम, उत्तराखंड के परिधानों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, यहाँ के जो लोग हैं वो उनका लगाव अपने परिधान, अपनी वेशभूषा के प्रति रहे, इसके संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे हेमलता जी से। हाँ बिल्कुल, अभी देहरादून में मैं देख रही हूँ, देहरादून में जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं अब वेशभूषाएं, जैसे आंगड़ी बनाई, पर वो ओरिजिनल चीज़ नहीं आ रही। फिर से मैं कहूँगी, कुर्ती बन जा रही हैं, 9 पाटे घाघरी किसके बस का है बनाना, 9 पाट की घाघरी पहनने का भी, वो बनाने का भी जो है हमने काफ़ी कोशिश करी है इस पर। तो ये चीज़ पर लोग कोशिश कर रहे हैं, आ रही हैं वो चीज़ें कि लोग इसके बारे में अवेयर हैं कि हाँ, अगर हम पहाड़ से हैं तो हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ तक ये उन्हीं चीज़ों की बात है, इसके लिए तो हमें डांडे कांठों में ही जाना पड़ेगा, वहीं ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। यहाँ हम कॉटन, खादी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं जी। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी ना कि एक तो हमारे यहाँ जो आजकल रीति रिवाज भी हो रहे हैं ना, तो शॉर्टकट में चल रहा है सब चीज़। बिल्कुल, हमारे यहाँ पहले जब गीतों में भी, जैसे आजकल ड्रेस कोड है, लोग पहनते हैं, तो अगर हमारे ड्रेस कोड अगर बांध दिया जाए बारातियों के लिए या तो पहले क्या होता था, गीतों के माध्यम से भी परिचय होता था कि ये फलाने का पिता है। क्या मैं 2 लाइन इसकी मैं आपको सुना देती हूँ। हमारे बीटमण गीत बोलते हैं इसको, मतलब उल्हाना जैसे देते हैं, जैसे बारात जब घर में आती है तो कहते हैं, छाजा में बैठी समधिणी पूछे, कोहलो दूल्हा को बाबाए। तो पहचान बताते हैं, हस्ती चढ़े समधी दाम बिखेरे, कालो छो जूता पिंगली छीटा की, उहोलो दूल्हा को बाबाए। एक पोशाक आ गई इसमें। इसी तरह से को होलो दूल्हा को ताऊ जी, फिर कौन होगा, मतलब उनकी पहचान, दादा कौन क्या, तो सबके अलग अलग कपड़े उसमें हैं। जैसे उसका है, ताऊ का है, लाल दुसाला सुकिलो छकुरता, सुकिलो मतलब सफ़ेद, लाल दुसाला सुकिला छलुकुड़ा, उहोलो दूल्हा को ताऊ। ऐसी जीजा वीजा सबके अलग अलग उनके ड्रेस कोड हैं। तो अगर ये हम अपनी परंपरा में अगर इसको कर दें, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ के रीति रिवाज हो रहे हैं, तो अगर और ये गाने भी साथ में होने चाहिए संस्कार गीतों के। आजकल मैंने देखा बारात आती है, ढमढम हुआ और उनके डेक चल गए, वो चल गया, और गाने गाने वाले कोई होते ही नहीं है जी। तो अगर इनको अगर मांगल की परंपरा दीदी अब शुरुआत हुई है, लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं। बच्चों में अगर हमें रुचि पैदा करनी है कि वो अपनी संस्कृति की जागरूकता, उसके संरक्षण के लिए आगे आए और कार्य करें, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के बीच में पोशाक आनी चाहिए, आपके कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। तमाम कार्यक्रमों में जब हम भागीदारी, मुझे जहाँ तक अपना ध्यान है, जितने मैं कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है तो मैं अपनी वेशभूषा में जाती हूँ, चाहे वो किसी भी संस्थान में मैं गई हूँ। तो यही आप बच्चों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाना पड़ेगा, उनको उससे रूबरू कराना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। स्थानीय बच्चे जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं उनको पता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो हैं उनको पर्वतीय क्षेत्रों की वेशभूषा का नहीं पता है उतना।
तो वो उनसे रूबरू कराना पड़ेगा। और अभी तो आपका टीवी वगैरह और मोबाइल, जी बिल्कुल, और गूगल, इन्हीं बातों सारी से चीज़ें। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो संस्कृति का, हमारी लोक संस्कृति का, वेशभूषा का प्रचार प्रसार भी होगा और बच्चों में रुचि उत्पन्न होकर इसका संरक्षण भी होगा। मैम, आप लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप दोनों का ही धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड की वेशभूषा के बारे में बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।